जय हिंद साथियों। और देखिए, जो टेस्ट पेपर्स की आप लोग की कॉपीज़ थी, तो उसमें से मैंने क्या किया कि एक-एक क्वेश्चन 20 लोगों की कॉपी से लिया और उन 20 लोगों की कॉपीज़ भी देखी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनरल मिस्टेक्स भी देखी। और एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा जीएस-1, ठीक है, आंसर राइटिंग जो भी हुई है जीएस-1 की, तो आप लोगों ने लिखा है। और ये बेसिकली देखिए, अब एक बात समझिएगा सभी लोग, जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन क्रिटिकल होगा थोड़ा। तो कोई लोग सुन के ये मत सोचेगा कि अब तो हम फेल हो जाएंगे, अब तो हम क्या करेंगे। इसके बजाय ये सोचना है हम लोग को कि हम लोग के पास सुधार के अभी बहुत मौके हैं, सुधार के बहुत सारे मौके हैं और इस मौके को चौके में बदलना है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान में इस बात को रखनी पड़ेगी। तो बिना बिना परेशान हुए ये बात को समझना है। कुछ कॉमन एरर जो देखने को मिली है आप लोग की कॉपीज़ में, ठीक है, बहुत कम ही लोगों ने ये चीज़ें सही की हैं कि जैसे पहला, देखो मैं अब कुछ हिंट देता हूँ और मैंने यार इतनी बार ये बात डिस्कशन की है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार है। जितनी बार हम लोग की गूगल मीट हुई है, जितनी बार हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो हर बार एक बात मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्ट्रक्चरिंग पर फोकस कीजिए। स्ट्रक्चरिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी ये काम नहीं हो रहा है और वो दिख रहा है आपके आंसर में। लगभग 20 लोग की कॉपी, इसीलिए सबके एक-एक, दो-दो क्वेश्चन हैं भी सामने। सब में एक कॉमन चीज़ दिखी है। पहली बात, मैप्स डायग्राम बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहे हैं। भाई जब जीएस पेपर 1 का आपके सामने पेपर है, तो जीएस पेपर 1 में तो 20 के 20 प्रश्नों में बन सकता है। 20 के 20 प्रश्नों में या तो मैप, या तो डायग्राम, या तो ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बहुत बन सकता है और मैं सब आपको दिखाऊंगा कैसे बन सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं जीएस पेपर। दूसरी बात है, टू द पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम है। बातों को लंबा चौड़ा इंट्रो, जैसे एक एक दो जो कॉमन थंब रूल है, इंट्रोडक्शन 10% के आसपास होना चाहिए, चलो 15% ले जाओ, मैक्सिमम यही तो 125 शब्द का मान लो क्वेश्चन है, तो आपका इंट्रोडक्शन 20 शब्द मैक्सिमम होना चाहिए, 20 शब्द मैक्सिमम होना चाहिए। हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन अभी 50-60 शब्दों में लिखे जा रहे हैं। 50-60 शब्दों के इंट्रोडक्शन, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, कॉपी से देखने की कोशिश करेंगे और हम लोग क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग हर चीज, स्ट्रक्चरिंग, मैप कैसे बनाना है, यानी वैल्यू एडिशन, तो हम लोग इन तीनों बेसिस पे भी सबकी क्वेश्चंस देखेंगे। वैल्यू एडिशन और टू द पॉइंटनेस, हम लोग हर चीज पे देखेंगे कैसे टू द पॉइंट करेंगे। मैं हर चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको भी धैर्य के साथ सुनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बात देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि आपको इस बात को फील लीजिए पहले, कि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो। एटलीस्ट कोई बात बोली जा रही है, कोई बात समझाई जा रही है, तो उसको एटलीस्ट यूज करने की कोशिश कीजिए। कोशिश ही बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, 2-4 बच्चे ही कोशिश कर रहे हैं। और रियलिटी देखो यही है, एग्जाम की हार्श रियलिटी यही है कि रिजल्ट भी वही 2-4 का ही आता है, ठीक है। तो आप भले से 1000 लोग मेंटरशिप वाले ग्रुप में से मेंस लिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि इसमें सिलेक्शन 100-50-100 का इतने का ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1900 सीट है, 900 के 900 यहीं से सेलेक्ट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन यार काम करोगे तब। दूसरी बात है, कई बार आपको ये लगेगा कि सर ये टॉपर ने तो ऐसे लिखा था, ये बहुत नॉर्मल डाउट है, सर ये टॉपर तो फालतू कॉपी लिखता था, फालतू कॉपी, ऐसे कॉपी लिखना रहे, हम तो टॉप कर जाएं। ये टॉपर तो सर ये डायग्राम नहीं बनाता था, फिर भी टॉप कर गया। ये टॉपर ने मकड़ी बना बना के लिखा है ऐसे 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 ऐसे, फिर भी टॉप कर गया। इस सब का एक जो जवाब है वो ये है, देखिए ये किसी को नहीं पता कि यूपी पीसीएस में कॉपी कैसे चेक होती है, ये किसी को नहीं पता। क्या सोच के वो नंबर देते हैं, क्या देख के आंख बंद करके नंबर दे रहे हैं, किस तरह से, वो किसी को नहीं पता। जो लोग आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी देखने गए, उनको भी नहीं समझ में आया कि उनको जिस क्वेश्चन को उन्होंने गलत लिखा था, मतलब पूछा कुछ और था, लिखा कुछ और, उसमें 4-5 नंबर दिए, जिसमें सही लिखा था उसमें 0.5 नंबर मिले, ठीक है, जिसमें सही लिखा था उसमें 0। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात पे परेशान बिल्कुल मत हुई, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई टॉपर बन जा रहा है, कोई नहीं बन पा रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सही रास्ता अपनाना, जो नॉर्मली एक दो टॉपर की बात छोड़ दी, लेकिन जो नॉर्मली जितने टॉपर हैं, आप क्या वो दीपक सिंह को देख लीजिए, आप देवेंद्र वर्मा को देख लीजिए, आप पीयूष पांडे जी को देख लीजिए, तो जो अपने गौरव उपाध्याय को देख लीजिए, आप जितने खास खास लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्लो फॉलो कर रहे हैं, जो आंसर राइटिंग में जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उस बेसिस को फॉलो करेंगे।
कि हम लोग इस बेसिस को फॉलो करेंगे, ना कि हम लोग रैंडम काम करेंगे। ये ध्यान रखिए, हम लोग को रैंडम नहीं चलना है कि सर हम भी ऐसा कर देंगे हमारा भी हो जाएगा, हम भी वैसा कर देंगे हमारा भी नहीं हो जाएगा। कुछ रैंडम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन से ही चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहली बात, हम अभी भी एक गलती कर रहे हैं, प्रश्न पढ़ के प्रश्न को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ब्रेकिंग इट। हम क्या कर रहे हैं, सीधे प्रश्न पढ़ रहे हैं, आंसर लिखना चालू कर दे रहे हैं। कौन कौन ये गलती कर रहा है प्लीज कमेंट में बताना। ये लास्ट मौका है कुछ सुधार का, 1 महीने एग्जैक्ट बचे हुए हैं। आपको नहीं सुधार करनी है तो कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो नहीं सुधार करवा सकता है, लेकिन अगर करनी है, जेन्युइन आपको लगता है कि हाँ सर सुधार करनी है, तो बताना, ताकि बाद की जो गूगल मीट हो, बाद की जो डिस्कशन हो, हम इन मुद्दों पे थोड़ी सी चर्चा कर पाए, ठीक है। इस बात को समझिए, अभी भी कई लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर लिखना चालू कर दे रहे हैं। क्या ये गलती आप लोग कर रहे हो? प्लीज कमेंट में बताना कि क्या ये गलती कर रहे हो, पूरा नहीं पढ़ के आंसर लिखना चालू कर दे रहे हो। क्यों? जैसे कुछ बहुत कॉमन चीजें होती हैं प्रश्न को तोड़ने के लिए, तो मान लो प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे यही प्रश्न है, सपोज हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। जब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के वेरियस फॉर्म, तो 2 मेजर फॉर्म होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। ये प्रश्न का सीधे ब्रेकिंग है कि टेंजिबल आर्ट फॉर्म, इनटेंजिबल आर्ट फॉर्म। इनटेंजिबल जैसे नृत्य, जैसे संगीत, भाई बिना संगीत के नृत्य हो सकता है क्या? है ना, बिना संगीत के किसी को डांस करते हुए देखा है? किसी ने देखा होगा तो मान लीजिए होता है, अभी तक मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं मानता हूं। त्रिभंग आकृति वाली मूर्ति मिल रही है, त्रिभंग मूर्ति, जिसको हम लोग कहते हैं डांसिंग गर्ल, कहां से की? तो क्या वो इस नृत्य वाले यानी इनटेंजिबल हेरिटेज को नहीं दिखा रहा है? त्रिभंग मुद्रा जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पॉइंट्स आप नहीं सोच पा रहे हो अपने आंसर में, क्यों नहीं सोच पा रहे हो? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपने प्रश्न को ब्रेक नहीं किया, प्रश्न को आप ब्रेक नहीं कर रहे हो। दूसरी बात दोस्तों ये है, देखो कभी भी, अब थोड़ा सा हम लाइन पे आते हैं, चीजों को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी भी, और प्रश्न आ रहा है कि किसी भी काल का, देखो मैं कभी भी किसी काल का, एक चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, मैं पहले प्रश्न को तोड़ना डिस्कशन हो गया। दूसरा, एग्जाम में स्पीड बढ़ाने की समस्या, ये आप में से कई लोगों ने पूछा था, ग्रुप में कई लोग पूछ रहे थे सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्या करें? 10 मिनट लेट हो जा रहा है पेपर, थोड़ा इस पे भी 2 मिनट चर्चा करके फिर ये प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं। स्पीड पहली चीज होगी बढ़ेगी, पहली चीज हमें स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसका यही तरीका है, 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इसका क्या तरीका है? पहला तरीका स्पीड बढ़ाना है। इसका दूसरा तरीका है, देखो इसको भी मैंने ब्रेक किया, इस प्रॉब्लम को, कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं एग्जाम में, इस प्रॉब्लम को भी ब्रेक करते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम है कि आपकी स्पीड कम हो सकती है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम है कि आपकी स्पीड कम हो सकती है, तो हमें स्पीड सही करनी है, स्पीड हमें मैनेज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास थॉट प्रोसेस, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आर्टिकुलेशन के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। थॉट प्रोसेस जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो हमारे थॉट की प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो स्पीड इस वजह से कम है। हमें दोनों पे काम करना है। दोनों पे काम कैसे होगा? पहली बात, हमें स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को समझिएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसमें तीसरा भी पॉइंट नोट कर देता हूं ताकि और अच्छे से हो जाए। तीसरा पॉइंट है पेपर प्रबंधन, पेपर मैनेजमेंट। ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला है एग्जाम में पेपर टाइम पे करने का, 3 सूत्रीय फॉर्मूला है। ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसके पेपर एग्जाम में टाइम पे नहीं हो रहे हैं, जिसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है पेपर लिखने में। मैक्सिमम लोगों ने ग्रुप में कमेंट किया सर हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 10-12 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है। ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला समझिए। पहली चीज है स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? इसका उपाय ये है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीजों को प्री फैब्रिकेट करके ले जाइए। प्री फैब्रिकेट, बहुत सारे टॉपर मेरी इस बात से सहमत हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आप इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता के समय विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। यहां पर क्या है, मैंने एक प्री फैब्रिकेशन किया है, कि मेरा खुद का प्री फैब्रिकेशन है कि कहीं भी पूछेगा कला और संस्कृति, कहीं भी प्रश्न आएगा कि देखो प्रश्न में दो चीजें दिख रही है, कोई राजा महाराजा या किसी काल के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है इस समय कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों, इसके विस्तार को, किस प्रकार की कला एवं संस्कृति थी, इस पर चर्चा करें। तो कोई काल प्लस कला एवं संस्कृति पर टिप्पणी करनी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन फिक्स है कि कला एवं संस्कृति का विकास उसी काल में हो पाएगा, ठीक है, सॉरी पेज में दिख रहा है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये फिक्स है कि कला एवं संस्कृति का विकास उसी काल में हो पाएगा जिस काल में हम तुम करें धमाल नहीं, जिस काल में व्यापार अधिशेष होगा। अगर व्यापार अधिशेष हो रहा है, एक्स्ट्रा व्यापार हो रहा है, तभी इंसान क्या करेगा, कला एवं संस्कृति पर पैसा खर्चा करेगा, तभी नृत्य संगीत पिक्चर देखने मूवी देखने जाएगा। अगर पैसा तकनीक नहीं है तो कला एवं संस्कृति पर इंसान उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। तो पहली बात, ये बात समझिए सब। तो मैंने क्या कहा कि प्री फैब्रिकेशन, इंट्रोडक्शन प्री फैब्रिकेट कर लिया। अब गुप्त काल में पूछेगा तो गुप्त काल में भी कहूंगा कि विदेशी व्यापार होता था, साथ साथ देशी व्यापार की अधिकता के कारण चीजें समृद्ध थी, समृद्ध क्षेत्र था, इस वजह से कला एवं संस्कृति में निवेश किए गए। मौर्य में पूछेगा, मौर्य में भी मान लो कोई काल ऐसा है जहां पे कला एवं संस्कृति का पूछा है कि विकास नहीं हुआ है, अवसान हुआ है, तो वहां पे यही बात बताऊंगा कि वहां पे क्या हुआ, व्यापार घटा, पैसा घटा, रेवेन्यू घटा, शासकों का समर्थन नहीं था, इस वजह से अवसान हुआ। तो इंट्रोडक्शन एक फिक्स कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ गई। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, इसका पहला इसको समझते हैं प्री फैब्रिकेशन, पहले से प्री फैब्रिकेट करके गए। दूसरी चीज जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम होती है, आपको आंसर राइटिंग में समय ज्यादा लगता है, वो है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में चीजें नहीं आ, आर्टिकुलेशन में चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है, चीजें तुरंत के तुरंत सोचने में नहीं आ रही हैं। इसका सोल्यूशन है बैठ के पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखना। क्वेश्चन लेके बैठिए दिन में, अभी आपका समय है 20-20 क्वेश्चन लेके एटलीस्ट बैठिए, 20-20 मैच खेलिए डेली, 20-20 क्वेश्चन लेके बैठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट, जल्दी जल्दी पॉइंट सोचिए। तो अपने मस्तिष्क को इस तरह से ढालिए कि वो आर्टिकुलेशन में बैठे। सपोज यहाँ पे मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, बोला विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी पॉइंट्स हो जाए कि पहला है जैसे मूर्ति कला, फिर मुझे लगा संगीत, फिर मुझे नृत्य, और मैंने उसको तुरंत डिवाइड किया टेंजिबल इंटेंजिबल, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मैंने मेन बॉडी को लिखा है टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल में वो जो गले में माला, ताबीज, जो बेसिकली जो सुंदरता, सौंदर्य प्रसाधन युक्त कला एवं संस्कृति के जो मतलब बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में तुरंत ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट्स सोचा। फिर उनसे जो आर्किटेक्चर, मान लो आर्किटेक्चर का मुझे 1 पॉइंट लिखना है, सपोज मैंने सोचा मूर्ति कला पर एक बिंदु लिख देता हूँ, मूर्ति कला पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पॉइंट सोचा और मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये आंसर में ये चीजें लिखनी है, ठीक है। इधर तो समझिए, तो मुझे आंसर में ये चीज लिखनी है, मृद भांड, मुझे तुरंत ये चीज लिखनी है, हाँ मृद भांड है, ठीक है, इसको बोलते हैं जो भी इंग्लिश में कुछ तो बोलते होंगे, हाँ। मैंने ये चीज सोची, जब ये चीज मैं क्या करूंगा, ऐसे पॉइंट वाइज सोचूंगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चालू होगा। हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चालू कर देंगे, तभी हम क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में टू द पॉइंट अपने आंसर लिखना चालू कर देंगे। और फिर अगर आप तुरंत मॉडल आंसर से मिलाओगे, तुरंत मॉडल आंसर को उठा के देखोगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आंसर में कौन सा पॉइंट छूट रहा था। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों पेपर मैनेजमेंट। 10 मिनट आपके अभी एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या ये भी होती है दोस्तों कि पेपर आप मैनेज समय पर नहीं कर पाते। पेपर कैसे मैनेज करोगे, थोड़ा इस बारे में 2 मिनट सोच लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल ये बात है, जनरली होता है जब आप एग्जाम में पहला क्वेश्चन लिखने जाते हो, पहला प्रश्न आप लिखने जाते हो, सपोज आप डेली आंसर लिख रहे हो और आपको ये लगता है कि सर एक जो 125 शब्द वाला क्वेश्चन वो हम 7 मिनट में लिख ले रहे हैं, 200 शब्द वाला क्वेश्चन हम 11 मिनट में लिख ले रहे हैं, सर कोई दिक्कत हो ही नहीं रही हमें, लेकिन एग्जाम में हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है, ठीक है। इसकी 2-3 प्रॉब्लम्स है। पहली बात समझिएगा, एक में आपको 3 घंटे में, एक चीज में आपको 3 घंटे में लगातार लिखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से फटीग और पता नहीं 50 प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, जब आप पहला प्रश्न लिखते हो, जब एग्जाम में आप जाते हो पहला प्रश्न उठाते हो लिखते हो, तो आपके हाथों में भी फ्रिक्शन होता है, आपके हाथ भी नहीं सही से काम कर रहे हैं, और दिमाग भी तेज नहीं दौड़ रहा होता है, दिमाग भी स्लो होता है। तो मैंने ये पाया है अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने ये पाया है कि मुझे पहला क्वेश्चन करने में 13-14 मिनट लग जाते थे, मुझे 13-14 मिनट पहले प्रश्न करने में लग जाते थे। तो मैंने ये बात पाई।
अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका दो सॉल्यूशन है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसके दो सॉल्यूशन है। इसका भी 2 पॉइंट स्ट्रेटजी है, 2 पॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, बेसिकली पेपर मैनेजमेंट, 2 पॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ पेपर मैनेजमेंट। इसकी भी 2 पॉइंट स्ट्रेटजी है। वो क्या है? पहली बात, देखो भाई 1 से लेके 10 क्वेश्चन है, 11 से लेके 20 है, ये आते हैं 200 शब्दों में। इसके लिए टाइम हमारे पास है 11 मिनट, इसके लिए हमारे पास टाइम है 7 मिनट। ठीक है, मान लो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मुझे लग रहा है 14 मिनट। ठीक है, कायदे से मेरे पास था 7 ही मिनट, लेकिन मैंने लगा दिया 14 मिनट, यानी मैंने 7 मिनट खुद के खवा दिए, खुद के मैंने बर्बाद कर दिए। ठीक है, लेकिन वहीं सोचो अगर मैंने 11वां क्वेश्चन पहले किया, 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया, 11 मिनट तो मुझे मिलते ही मिलते, अब मुझे लग रहा है 14 मिनट। और ये ऐसा ही होगा, चाहे आप 200 शब्द लिखो चाहे 125 शब्द लिखो, क्योंकि क्यों मैंने प्रॉब्लम बताई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रश्न आता है नहीं आता, प्रॉब्लम ये आपका दिमाग भी स्लो है, फ्रिक्शन है, हाथ में फ्रिक्शन है, पेन भी नहीं चल रहा है, और दिमाग भी अभी अभी मतलब खुद को तैयार नहीं कर पाया। अरे यार आंसर लिखना है, दिमाग को भी थोड़ा प्रोसेस करने में, उस माहौल में आने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कभी भी आप देखोगे, जैसे मैं दूसरा भी एग्जांपल देता हूं, आप रनिंग करने अगर जाओगे, तो रनिंग करने आप सीधे चले गए और स्प्रिंट करने लगे, तुरंत आप पैर को चोट कर लोगे, तुरंत मसल पुल हो जाएगा। ठीक है, तुरंत मसल पुल हो जाएगा और आपको भयानक चोट लग जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, कभी देखना वार्म अप करते हैं। तो दिमाग का वार्म अप कैसे करेंगे? तो दिमाग का वार्म अप का एक तरीका है कि 11वें प्रश्न से स्टार्ट करिए। तो 11वां प्रश्न करोगे तो 14 मिनट लगेगा, तो 3 मिनट आपके लॉस हो गए। 12वां करोगे तो 13 मिनट लगेगा, लगभग ऐसा ही मैंने अपनी एक्सपीरियंस पाया कि लगभग ऐसा ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि 12वां अचानक से सीधे 11 मिनट पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 13 मिनट लगेगा, यानी 2 मिनट आपने और नुकसान किया। अगला करोगे तो 12 लगेगा, एक मिनट आप, क्योंकि धीरे धीरे वार्म अप हो गया आपका दिमाग, आप स्पीड में आने लगे, रनिंग स्प्रिंट में आप आने लगे। फिर तीसरा करोगे तो 12 मिनट, यानी 1 मिनट यहाँ। 3 क्वेश्चन मिला के आपके 6 मिनट के नुकसान होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पहले ही प्रश्न में आपका 7 मिनट नुकसान हो जाता था, दूसरे में भी आपको 12-13 मिनट लगेगा। तो अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो आप टाइम लॉस ज्यादा कर दोगे, टाइम लॉस आपका ज्यादा हो जाएगा। अब तरीका क्या है? अच्छा तरीका, आप 11 से करिए 18 तक, बस बेसिकली 17 तक, 18, 19, 20 छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर वापस आइए 1 से लेके 10 तक, 7-7 मिनट में सबको स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, 7-7 मिनट में आपके 6 मिनट लॉस हो चुके हैं। आप इन, यानी ये जब आप 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपके पास लगभग आपके पास 25 से 28 मिनट बचेंगे। ठीक है, 25 से 28 मिनट बचेंगे। कायदे से बचने चाहिए थे 33 मिनट, कायदे से बचने चाहिए थे 33 मिनट। ध्यान रखिएगा, जो मैं तरीका बता रहा हूं 11 से 18 वाला, इसमें आप 1 से 10 करोगे और फिर 11 से 18 करोगे तो आपका समय और कम पड़ जाएगा। तो आपको हो सकता है 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 ही मिनट रहे। जिन लोगों का 10 मिनट कम पड़ रहा है ना, इसी कारण कम पड़ रहा है, क्योंकि वो 1 से 10 तक फिर 11 से 20 तक कर रहे होंगे, तो आपका हो सकता है कि 20 ही मिनट बचे। लेकिन इस तरह से, क्योंकि हमने कम समय बर्बाद किया, हमने पर क्वेश्चन कम समय बर्बाद किया, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 25 से 28 मिनट बच रहा है। यहाँ पे इन 3 क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, एक में इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो, किसी एक में कंक्लूजन छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आप टू द पॉइंट अपनी बात कह सकते हो, मैप बना के, डायग्राम बना के टू द पॉइंट अपनी बात कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने 17 क्वेश्चन इतने ढंग के लिखे हैं, थोड़ा समय कम पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती ये कतई मत कीजिएगा कि 2 क्वेश्चन 11-11 मिनट में लिखिएगा, अगला 6 मिनट में लिखिएगा, नहीं, लगभग 9-9, 10-10 मिनट में। मैंने वही कहा, एक में इंट्रोडक्शन छोड़ दो, एक में कंक्लूजन छोड़ दो, ऐसा कर लो। ये हो गया एक तरीका। इसकी जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये है दोस्तों, आप बेहतर ये है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले जितना टच डाउन हो सके आधा पन्ना लिख लो, और आधा पन्ना में और कुछ मत लिखो, अपना दिमाग वार्म अप करो, वार्म अप योर माइंड। ये मेरा दूसरा स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता था और मुझे बहुत फायदा हुआ, खासतौर पे जीएस पेपर 4 में। मेरा जीएस पेपर 4 कभी होता नहीं था, मतलब कंप्लीट नहीं होता था, मैंने ये तरीका किया, मेरा हो गया फायदा। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं जीएस पेपर 4 में मैं ये सोचा था कि आज सुबह से मैंने क्या क्या किया, मैं आधा पन्ना अपने पन्ने पे लिख के जाता था। एग्जाम देने से पहले जब एंट्री हॉल में घुस रहे हैं, उसके पहले मैं आधा पन्ना लिख के बाहर फाड़ के फेंक देता था। इससे क्या होती थी, इससे आपकी वार्म अप हो जाती थी दिमाग, स्पीड, पेन की फ्रिक्शन खत्म हो जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी, और आपका काम ये मैनेज होने लगा। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों स्पीड मैनेज करने के, स्पीड बनाने के, जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब प्रश्न देखिए, प्रश्न अब हम लोग सीधे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो बेहतर ये होता, जो मैंने आपको समझाया, कि अगर आप कला और शिल्प के विभिन्न रूप
आप टेंजिबल इनटेंजिबल में चले जा रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जब भी ये बात आती है किसी सभ्यता के बारे में बोलता है, किसी भी चीज के बारे में बोलता है, तो इंट्रोडक्शन में प्री फैब्रिकेट रखिए कि आप टाइमलाइन बता दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सजेशन भी दिया, बेटर टू इंट्रोड्यूस विद टाइमलाइन एंड एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो एएनसी प्रिवेल्ड। तो मैंने बेसिकली ये बात बताई, ठीक है, मैंने ये इनको बोला कि आप इंट्रोडक्शन में बेहतर है ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के मध्य, किस काल से किस काल के मध्य हुआ, और चूंकि यह एकल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत था जहां पे व्यापार आदि अधिशेष अधिक थे, इस वजह से कला और शिल्प में भी निवेश हुए जिनके विभिन्न रूप दिखते हैं। तो इतना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक मैप बना दीजिए। मैंने कहा यार जो पहले पेपर में आप हर जगह मैप बना सकते हो, कुछ नहीं एकदम ऐसा चुल्लू सा मैप बनाओ, बस ऐसा पूरा बनाओ भी मत, यहाँ पे दिखा दो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा एक्सपेंशन, कितना अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा मैप, इतना ही बड़ा मैप, इससे ज्यादा बड़ा भी मत बनाओ। कितने सेकंड में बन गया? आप सेकंड जो अभी मैंने कॉपी में बनाया आपके, आपसे डिस्कशन करते हुए बनाया, आप देख लो कितने सेकंड में बन रहा है, कुछ नहीं समय लग रहा है। लेकिन एग्जामिनर को क्लियर दिख गया कि हाँ इसने मैप भी दिखा दी, इसने टाइमलाइन भी दिखा दी, इसने प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर दिया और बता भी दिया। क्यों? क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिनकी भी कॉपी है इन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा भी है, खराब नहीं लिखा है, मत सोचिएगा खराब लिखा है। बताया आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, उस समय बहुत ज्यादा प्रैक्टिस था ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स विच वाज एविडेंट इन इट्स ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इन्होंने जोड़ा है ट्रेड एंड कॉमर्स से, इस वजह से ऐसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैं रहता तो टाइमलाइन के साथ बहुत शॉर्ट में लिखता ग्रोथ एंड कॉमर्स, और मैं हड़प्पा सभ्यता का रीजन मैप में दिखा देता। फिर वेरियस फॉर्म, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो सजेशन भी दिया, इंक्लूड मैप ऑफ हड़प्पन एरिया शोइंग रॉ मटेरियल फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। बेसिकली आप देखोगे हड़प्पा संस्कृति में क्या होता था, ओमान से गोल्ड आता था, कहीं से वो आता था, वो चाक पत्थर जिसको कुछ बोलते हैं, चट पत्थर आता था कहीं पे, है ना, स्टेलेक्टाइट, कुछ अलग अलग तरह के पत्थर आते थे, ठीक है, मनके आते थे। यहाँ से दक्षिण भारत से भी कुछ गोल्ड और इत्यादि का यहाँ पे आवागमन होता था। तो बेसिकली आप रॉ मटेरियल दिखा सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैप में, नहीं तो आप केवल यही दिखा सकते हो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस डायरेक्शन में था। हालांकि आप आर्ट एंड कल्चर दिखा रहे हो, अगर सॉरी रॉ मटेरियल दिखा रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैप एकदम एग्जैक्ट प्रश्न की डिमांड से मैच करता हुआ मैप बनेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा था। इन्होंने दिखाया आर्ट एंड क्राफ्ट के विभिन्न फॉर्म लगा, मेटल कास्टिंग, ब्रॉन्ज कार्डस, हॉट लॉस्ट वेट टेक्निक। तो बेहतर है आप एग्जाम्पल ऐड करिए अपने आप। देखिए यार आपका आंसर तभी अच्छा होता है जब आप एग्जाम्पल्स, फैक्ट, थॉट्स के माध्यम से अपनी बात को और अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा बना रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा बजाय कि बेकार से। तो ये बात आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। आप अगर, ठीक है, अगर डायरेक्ट के डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो वो ज्यादा मैनेजेबल होगा, ना कि आप अगर इनडायरेक्टली काम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया आपने डांसिंग गर्ल, मेटल कास्टिंग, फिर आपने दिया टेराकोटा, टेराकोटा में वियोगी वो जो है ना, ठीक है। अब देखो जब जैसे जो आप एग्जाम्पल सोचोगे ना, आप एक पॉइंट और सोचोगे, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा मेरी बात, तो आपको अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कंप्लीट आपकी थिंकिंग प्रोसेस पता चल जाता है, आपके थॉट प्रोसेस पता चल जाता है। तो देखो जो योगी जी पाए गए थे, ऐसे कुछ थे, इनकी ऐसे 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 एकदम पतली वाली दाढ़ी थी, जो आजकल विराट कोहली की दाढ़ी होती है ऐसे, ठीक है, और एकदम बढ़िया सा कपड़ा पहन रखे थे ऐसे, ये वाला कुछ ऐसे तरीके से लपेट रखे। ये बेसिकली आर्ट एंड क्या, ये कला और शिल्प का एक विभिन्न रूप नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं सौंदर्य को बढ़ावा देना, सौंदर्य साबुन निरमा। एक सौंदर्य को बढ़ावा देना एस्थेटिक वैल्यू नहीं है कला एवं संस्कृति की, ठीक है, कि इंसान सजने संवरने पर भी जोर दे रहा है। दाढ़ी कटिंग देखो क्या बढ़िया दाढ़ी रखी थी। तो आप इस बात को भी, जो आपको याद आएगा ना योगी पंडित, तो आप टेराकोटा तो बताओगे कि आर्ट एंड फॉर्म एक ये है। यहाँ पे आप जिसको हम लोग कहा था नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल जिसको हमने कहा था, तो इनटेंजिबल में नृत्य, संगीत और एस्थेटिक, ये 3 पॉइंट यहाँ भी हो जाएंगे और एग्जामिनर समझ में आएगा कि आपको फील है कला एवं संस्कृति। एग्जामिनर फील है, फील है, सील, ठीक है, सील है, स्टेटाइट आपने बताया बहुत बढ़िया, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आपने बताया। बाकी चीज जो भी सेमी प्रीवियस स्टोन्स हैं, ठीक है, लापिस लाजुली, कार्नेल बर्ड,
बेटर है बताइए लापिस लाजुली का सोर्स कहाँ था, सोर्स मटेरियल बता दीजिए और अच्छा रहेगा कि यहाँ से आता था। मेटल बॉक्सेस, ज्वेलरी, क्राफ्ट्स, फिर इन्होंने यहाँ पे फिर ज्वेलरी, क्राफ्ट, स्टील्स, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, ये सब बताया। बेहतर है रिपीट मत कीजिए, ठीक है। ऐसे में ऐसे वाले वीडियो डिस्कशन में बहुत बार डिस्कशन करता हूँ रीग फार्मूला, आप रिपीट कर रहे हो तो आप अपने ऊपर नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो बेहतर है आप रिपीट मत कीजिए प्रश्नों को, ठीक है, मतलब अपने आंसर को। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, तो ये आपको नुकसानदेह है, इसको मत कीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पेंटिंग ऑन वॉल, कप्स, प्लेट, खासतौर पर मृद भांड जिसको हम कहते हैं वेयर, ठीक है। तो पॉलिश्ड वेयर पे क्या था, पेंटिंग थी, बहुत सारी दिखती हैं आपको। डांस फॉर्म, त्रिभंग मुद्रा, मैंने ये भी ऐड किया। बेसिकली मैंने ये कहा था टेंजिबल नॉन टेंजिबल अगर बना देंगे या इंटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल आर्ट फॉर्म बना देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, और अच्छा होगा। इसके बाद क्या है, बुरियल पैटर्न भी आपने बताया कि ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। एक कंक्लूजन दीजिए छोटा सा, ठीक है, एक कंक्लूजन दीजिए और आप बता सकते हैं कि मेड अ गुड बेस फॉर करेंट ऑल्सो। आप कंक्लूजन में ये बात बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आधार बना था, हमारी कला एवं संस्कृति में जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो आधार बना था, वो वर्तमान के लिए भी एक बढ़िया आधार का काम करता है और वर्तमान में भी बहुत सारी चीजें इससे प्रेरित हैं। आप ऐसा करके भी कुछ कंक्लूजन ले सकते हैं। इन्होंने भी ठीक है, ओवरऑल आर्ट एंड क्राफ्ट्स वेयर हाईली स्पेशलाइज, इन्होंने ये लिखा, ठीक है। इस कंक्लूजन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आंसर की आप गुणवत्ता सुधार कैसे करेंगे, तो जिसकी भी कॉपी है टेंजिबल इंटेंजिबल में इसको डिवाइड कीजिए, एक मैप ऐड कीजिए अपने आंसर में, ठीक है, मैप ऐड कीजिए, टेंजिबल इंटेंजिबल डिवाइड कीजिए और 2-3 एग्जांपल बढ़िया वाले जो मैंने बताए वो दीजिए, खासतौर पे इंटेंजिबल वाले अपने टच नहीं किए। फिर अगला प्रश्न है, वैदिक काल के अधिवास प्रतिरूप, कृषि और सामान्य जीवन शैली पर जलवायु और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। मैंने बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों की कॉपीज मिक्स की है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की कॉपी यूज की है, मैंने दोनों की कॉपी यूज की है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वैदिक काल, ये वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि व्हाट इंपैक्ट डिड द क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव ऑन सेटलमेंट पैटर्न, एग्रीकल्चर एंड जनरल लाइफस्टाइल ऑफ वैदिक पीरियड। भाई अब समझ लो इस बात का, वैदिक काल भी तुरंत मैप में बनाओगे, वैदिक काल भी तुरंत मैप बनाओ और गलत नहीं बनाओगे। मैप बनाने के साथ ये भी दिखाओगे कि इस एरिया में था, हड़प्पा इस एरिया में थी, ठीक है, वेस्ट के साइड हड़प्पा थी, लेकिन वैदिक काल ईस्ट गंगा यमुना के दोआब में जाते थे, ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये गंगा यमुना दोआब में जाती थी। तो आप इस तरह से इंट्रोडक्शन बता सकते हो, इंट्रोडक्शन आप बता सकते हो कि इस काल में था, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, इस काल में हम तुम करे धमाल, किस काल में था, किस क्षेत्र में विकसित हुआ। देखो इनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार इंट्रोडक्शन है, कोई कमी है ही नहीं। बस एक काम ये कर देते, मैप में दर्शा देते और बता देते कि कृषि आधारित समाज था, एक चीज बता देते कृषि आधारित समाज था, तो सीधे आपको दिखेगा जब कृषि आधारित समाज था ना, तो अधिवास प्रतिरूप, कृषि और सामान्य जीवन शैली पर जलवायु और भौगोलिक कारकों का बहुत प्रभाव दिखता है, बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा, या बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा, कृषि आधारित समाज पर ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा रहने में। क्योंकि आप मतलब एक बात समझना, मैं क्यों इंट्रोडक्शन में कृषि आधारित समाज पर जोर दे रहा हूँ, कृषि आधारित समाज बता देते, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी की बात बता देते, तो सीधी बात आपको दिखेगा कृषि क्या होगी, निर्वाह प्लस व्यापारिक करने की कोशिश होगी, उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश होगी, अगर कृषि आधारित समाज है। आप अधिवास प्रतिरूप क्या होंगे, ऐसे होंगे जिससे खेतों में काटी रात आई नहीं के बजाय खेतों में रहने या एकजुट होकर रहने, परिवार वाले एकजुट होकर रहकर कृषि करने में ऐसे लोग। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जल निकायों के बगल में आप रहोगे, जल निकायों के संरक्षण करोगे। तीसरी चीज क्या होगी, सामान्य जीवन शैली पर अगर देखो तो क्या है, गाय, जो भैंस, बैल इत्यादि का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि कृषि आधारित समाज। इसीलिए मैंने कहा कि देखो भाई इंट्रोडक्शन में ये बात बता दो कि ये क्या थी, ये कृषि आधारित समाज था वैदिक काल, तो आपका और अच्छा चीज हो जाएगा। जलवायु और भौगोलिक कारकों का प्रभाव, अधिवास प्रतिरूप इन्होंने बताया, मुख्यतः नदियों के किनारे। अच्छा यहां भी मैं सजेशन दूंगा कि मैप में क्षेत्र मैंने जो ऐड कर दिया है, मतलब अधिवास प्रतिरूप मुख्यतः नदियों के किनारे, रैखिक प्रतिरूप, पीने के पानी की उपलब्धता, तो पीने के पानी जैसे सपोज कहीं तालाब है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये सर्कुलर पैटर्न भी हो जाएगा। मुखिया के घर के किनारे भी जो बेसिकली जो विद्युत समितियां होती थी, जो उनको हेड होते थे, उनका घर महत्वपूर्ण होता था, तो उनके अगल बगल भी आपको ये चीज दिख जाएगी। परिवहन हेतु नदी की उपलब्धता के कारण रैखिक प्रतिरूप,
तो रैखिक प्रतिरूप आप दिखा नहीं सकते हो क्या? आपने रैखिक बनाया, लिखा भी है रैखिक प्रतिरूप, तो बेहतर एक नदी दिखा दीजिए, यहाँ पे आवास दिखा दीजिए, ये क्या हो गया? रैखिक प्रतिरूप हो गया। अपनी बात को जहां मौका मिल रहा है प्रेजेंट करने का, ठीक है, जहां अपनी बात को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, मेरे हिसाब से वहां मत भागिए, वहां पे अपनी बात को दिखाइए। फिर इस तरह से कृषि पर इन्होंने बताया गंगा यमुना दोआब वर्षा आधारित, ठीक है। अब इसको सीधे ऐसे पॉइंट नंबर 1 कृषि लिखिए, फिर यहाँ पे सब हेडिंग के लिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण चावल गेहूं मुख्यतः अनाज आधारित फसलें, ठीक है। कृषि पर और क्या प्रभाव डाला? तो कृषि जलगहन कृषि आपने वो लिखा, ठीक है। निर्वाह और व्यापारिक कृषि, तो निर्वाह कृषि मेन है, इसमें बताइए कि निर्वाह कृषि मेन है और इसको व्यापारिक बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हल जैसे यंत्रों का प्रयोग किया गया। हल जैसे यंत्रों का प्रयोग क्यों? कृषि आधारित समझता, हल जैसे यंत्रों का प्रयोग आपको दिखेगा। पशुओं का प्रयोग और पशुपालन का प्रयोग कृषि में पशुओं का बहुत ज्यादा प्रयोग का, बैल भैंस इत्यादि। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे कृषि, जब आप प्रश्न को समझेंगे और अच्छे ऐड हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है सामान्य जीवन शैली, ठीक है। सामान्य जीवन शैली पर क्या इंपैक्ट पड़ा? तो वनों की उपलब्धता के कारण फल कंदमूल खाद्य प्रमुख खाद्य फसलें, ठीक है, और बाकी जो वो भी है वो भी। फिर घरों, सामान्य जीवन शैली में घर कपड़े, तो कपड़े कैसे थे? सूत के, कॉटन। घर इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, कपास इत्यादि बोया जाता होगा कृषि, तभी ना जलवायु ऐसी थी कि ये कपड़े अच्छे थे। दूसरा घर में बरामदा इत्यादि की व्यवस्था आरंभ होने लगी, ठीक है। बरामदा इत्यादि की व्यवस्था आने लगी जहां पे न केवल पशुओं को रखा जा सकता है बल्कि हवा आने के लिए हवादार घर भी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बनने लगे। तो ये बात आप समझ पाएंगे, ठीक है। और उसमें भी मूलतः कौन से, यही फूस घास फूस आधारित रॉ मटेरियल से घर सामान्य जीवन शैली में आ जाएगा, ठीक है। फिर है सामाजिक संगठन, तो घनी आबादी में रहना आराम, ठीक है। और इसी से राजा इत्यादि जब एक जगह रहेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई शासन, कोई ना कोई विशासन वाली प्रक्रिया होगी। अब मैं इन्होंने देखिए इनका कंक्लूजन देखिए, और एक बार मैं जो सजेशन दे रहा हूँ कंक्लूजन का वो देखिएगा। लिख रहा वैदिक कालीन समाज भौगोलिक कारकों जलवायु से गंभीर रूप से प्रभावित था, तो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने ये बात बताई कि ये किस क्षेत्र में था, जलवायु और भौगोलिक कारकों को हमने छोड़ दिया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन में एक बात अगर हम ऐड कर देते, कृषि आधारित समाज थी, तो ये लिंक हो जाता आराम से, जलवायु और भौगोलिक कारकों से लिंक हो जाता इजिली। वहीं कंक्लूजन में हम समराइज कर रहे हैं, कंक्लूजन में बेहतर है कि आप समराइज मत कीजिए, ठीक है। कंक्लूजन में आप हमेशा कोशिश कीजिए आगे की राह, कोई जस्टिफिकेशन देना, कोई व्यू रखना, अपना व्यू पॉइंट रखना, ये बेहतर है कि आप कंक्लूजन में इस चीज का प्रयोग कीजिए। तो मेरा कंक्लूजन अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा मुख्यतः यह मानव की प्रकृति से अंतरक्रिया का आरंभिक चरण था। बेसिकली मानव क्या कर रहा है, प्रकृति से अंतरक्रिया करता है। ये प्रकृति है, ये मानव है, ये दोनों बीच में आपस में रिएक्शन करते हैं। वैदिक काल क्या था, ये आरंभिक चरण था, बस लगभग आरंभिक चरण था, जिसके कारण प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु, ठीक है, भौगोलिक का प्रभाव अत्यधिक था। तो मैंने कंक्लूजन ये किया। अगर अभी देखा जाए, अभी वर्तमान समय में अगर पूछे, सपोज अभी यही पूछ दे कि आधुनिक काल के अधिवास प्रतिरूप पर कृषि और सामान्य जीवन शैली का जलवायु और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओगे लगभग नहीं के बराबर प्रभाव है, क्योंकि मानव प्रकृति के रिएक्शन का बहुत एंड समय। तो आप देखोगे मानव कहीं भी रह लेता है, एकदम ठंडी जगहों पे भी रह लेगा, एकदम गर्म जगहों पे भी रह लेगा, एसी कूलर हर चीज की कृत्रिम व्यवस्था है, तो मानव के अधिवास प्रतिरूप इत्यादि पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब प्रकृति से रिएक्शन की आरंभिक चरण थी, जब इतनी तकनीक नहीं विकसित थी, जब इतना विज्ञान नहीं विकसित था, तो मानव का प्रभाव कृषि मतलब प्रकृति का प्रभाव ज्यादा होगा। ये बात मैंने अपने कंक्लूजन में लिखी। इस डॉलर को करेक्ट होगा आंसर, उतनी नींद आ रही थी, टाइम टेकिंग काम है हर जगह, ठीक है। अब अगला आ रहा है पशु प्रतीकों पर विशेष बल देते हुए बौद्ध धर्म में प्रतीकात्मक भाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में प्रतीकात्मक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज इन बुद्धिज्म, जब बात आती है सिंबॉलिक लैंग्वेज इन बुद्धिज्म, तो मेरे दिमाग में आंख बंद करके कोई टाइम पीरियड नहीं आता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म जब से स्टार्ट हुआ और अब तक, ये कहीं नहीं कह रहा है कि कुषाण काल में,
कहीं नहीं कह रहा कि कनिष्क के शासन में, कहीं नहीं कह रहा कि मौर्य काल में क्या महत्व था। तो जब ऐसा कहीं नहीं है तो मेरे दिमाग में वो चीजें आएंगी जो प्रतीकात्मक भाषा को बढ़ावा दे रही है। देखो प्रश्न पढ़ते ही मेरा दिमाग कहां पे जा रहा है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा अमरावती कला। ये मेरे दिमाग में सबसे पहले दिखता अमरावती। अमरावती में मुख्यतः प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। सिंहासन बना दिया गया, माना गया कि वो बुद्ध का सिंहासन है, ठीक है। पान के पत्ते, पीपल के पेड़ इत्यादि से बुद्ध की जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। तो ये क्या है, बेसिकली प्रतीकात्मक भाषा का महत्व ही है, प्रतीकात्मक भाषा का महत्व ही है। और बेसिकली आप ये बात समझेंगे, ठीक है, बेसिकली इस बात को समझेंगे, ठीक है, पशु प्रतीकों पर विशेष बल है। कहीं ना कहीं मानव के गुणों को पशुओं के गुणों से जोड़ा जाता था बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए, इस वजह से इंपॉर्टेंट है प्रतीकात्मक भाषा। अब यहां पर इंट्रोडक्शन देखिए, जिसने भी लिखा बहुत शानदार इंट्रोडक्शन लिखा है। सिंबॉलिक लैंग्वेज वाज यूज्ड टू कन्वे द आइडिया टू कॉमन मासेस रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात थी भैया, जो कठिन लैंग्वेज थी, ये संस्कृत है ना, प्राकृत, ये जैसी जो कठिन लैंग्वेज थी उनसे आम आदमी इतना कनेक्टेड नहीं थे। तो इन्होंने ये बात बहुत अच्छी लिखी, बेटर होता कि डिपेंडेंसी ऑन टफ लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, प्राकृत, ईटीसी। तो बौद्ध धर्म बेसिकली वहां पर इसी वजह से प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा और ऐड कर देते तो ज्यादा अच्छा होता था। हालांकि बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, इन्होंने बेसिकली यही बता दिया कि क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने बहुत सही लिखा कि व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉर द बौद्ध धर्म, ठीक है, इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला ये बता रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा। ये भूमि स्पर्श मुद्रा ये प्रतीकात्मक भाषा नहीं है, बात थोड़ा सा समझिएगा, प्रतीक नहीं है। अरे ठीक है, आप इसको मान के चलिए कि प्रतीकात्मक भाषा नहीं, ये तो बुद्ध की एक अपने आप में, आप कह सकते हो बुद्ध की एक आकृति है, एक शेप है, जिससे बुद्ध कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है ट्रुथफुलनेस, कीपिंग मदर अर्थ द अल्टीमेट वॉचर, ठीक है। आपने वो अपस्मार जो कहानी है वो बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर है, मैं तो ये सुझाव दूंगा, कह रहा था पशु प्रतीकों पर विशेष बल देते हुए। तो स्टार्टिंग में एनिमल सिंबल्स को बताइए, इन्होंने बताया है, इन्होंने इनकी कॉपी देखेंगे, एनिमल मोटिव्स इन्होंने बताए हैं। मैं फिर भी कहूंगा बेटर यह है कि स्टार्टिंग में पहले इनको बताइए, फिर मुद्राओं के बारे में बता देंगे, चल जाएगा काम। हेलो नियर हेड ऑफ बुद्धा डिपिक्ट्स एनलाइटमेंट। अब है मुद्रा डिपिक्ट्स मतलब फियरलेसनेस, और ठीक है जाओ खुश हो जाओ डरो मत, ये अब है मुद्रा है। तो मैंने कहा कि ये बात समझिए, लेकिन मैं सुझाव ये दूंगा कि मुद्राओं पे आंसर ना लिखिए बुद्ध की, और चलिए आपको लिखना भी है कि बुद्ध की इतनी तरह की मुद्राएं थी, बेटर है एक केवल आपने बता दिया कि मुद्राओं आधारित प्रतीक, तो आपने ये बता दिया, उसमें आपने इसका मतलब बता दिया तो ज्यादा। जैसे एक सब हेडिंग अगर मैं ये दे देता कि मुद्रा बेस्ड मोटिव या मुद्रा बेस्ड सिंबल्स, और उसमें मैं एक एग्जांपल देता कि भूमि स्पर्श का मतलब ये अभय का, ये तो ज्यादा अच्छा होता। सिंबल्स पूछा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहां पे अम्ब्रेला का सिंबल यूज किया गया बुद्ध ने, कहां पर लीफ का सिंबल यूज किया गया। ये जो सिंबल्स हैं इनको आपको अपने आंसर में दिखाना है। तो मिनिमम अटायर, व्हील एज द सिंबल ऑफ इमेंसिपेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इन्होंने एनिमल मोटिव्स अलग से आए, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बौद्ध धर्म तो एनिमल बेस्ड ही धर्म है। हॉर्स दिखाता है कि बुद्ध घर छोड़ के निकल चुके हैं पाथ ऑफ इनलाइटमेंट पे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल। लॉयन दिखाता है करेज, बुद्ध के अंदर वो लॉयन वाली करेज है, घर छोड़ के जा रहे हैं और इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं। एलिफेंट दिखाता है कि भाई सही बात है, बर्थ ऑफ बुद्धिज्म हुआ है। डियर दिखाता है, फिश दिखाता है, आपने बताया सिंबलाइज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो दो तीन ये भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, हॉर्स, लायन, हिरण, ये हिरण आपने दिखाई दिया, डियर, ठीक है। और इवन आप देखोगे ये दो मंकी भी दिखाते हैं कि संकिसा में बौद्ध का अवतरण हुआ था, तो वो भी दो मंकी दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया जो एग्जामिनर खोजना चाहेगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ऐसे प्रश्न में आप अमरावती को अगर मिस कर रहे हो तो आप 2 नंबर हो रहे हो, इतने अच्छे कंटेंट के बावजूद
आपके 2 नंबर जितने मिलने होंगे उससे 2 नंबर कट जाएंगे। फिर आपको सर हमने तो कॉपी इतनी बढ़िया लिखी थी, यूपीपीएससी पता नहीं क्यों नंबर नहीं देता है, तो बेहतर है कि इसको करिए, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं, ठीक है, टेल सम लोकेशन वेयर सिंबॉलिक वे ऑफ गिवन मोर इंपॉर्टेंस लाइक अमरावती। तो मैंने कहा कि भैया कुछ बताओ, कुछ लोकेशन बताओ, ठीक है, जहाँ पे ये जो सिंबलिज्म वे है वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, जैसे अमरावती। तो मैंने कहा कि इसको ऐड करें। इन्होंने कंक्लूजन लिखा, देयरफॉर सिंबल इंडीड हैव हेल्प्ड, ठीक है, कन्वे मीनिंग टू मासेस विद देयर रिलेवेंस बिकमिंग टाइमलेस। बेहतर ये होता कि इसमें आप जोड़ते कि सिंबल्स के साथ साथ जो भाषाई सरलता है उसने विद बौद्ध धर्म के विस्तृत प्रसार में योगदान दिया, ठीक है, आम मासेस तक पहुंचने में योगदान दिया, ठीक है। तो ये और अच्छा हो जाता है ना। बाकी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मुझे बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा भी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे नंबर छूटेगा, जिससे नंबर थोड़े कम इनके कटेंगे, मैंने बता दिया। अगला, महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रयासों ने 20वीं सदी के जाति विरोधी आंदोलनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न समझिएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले कुछ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जाति आधारित कुछ प्रयास कर रहे हैं, संस्थागत कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ किताबें लिख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इनके प्रयास से किन किन आंदोलनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया गया, ये बात हमें डिस्कशन करनी है। ये बात प्रश्न की भाग, जिसकी भी कॉपी है बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर लिखा है, ये बहुत बढ़िया आंसर लिखा और मतलब काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। बता, महात्मा ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के महान सुधारक थे जिन्होंने महिला शिक्षा एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोड़ा शब्दों के चयन को देख लीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है। कह रहा है 20वीं सदी के आंदोलन हेतु वैचारिक आधार। 20वीं सदी के आंदोलन नहीं पूछा है, थोड़ा प्रश्न ध्यान रखिएगा, जाति विरोधी आंदोलन ज्यादा पूछा, ठीक है। जो जाति विरोधी आंदोलन हुए, जैसे अंबेडकर के हुए, जैसे आपको दिखेगा पेरियार के हुए, आत्मसम्मान आंदोलन हुआ, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन हुआ, जो मंदिर में प्रवेश के आंदोलन हुए, क्या उसके लिए ज्योतिराव फूले के जो प्रयास थे उन्होंने वैचारिक आधार तैयार किया, वैचारिक आधार तैयार किया? प्रश्न की ये डिमांड थी। तो बेसिकली ये रहता जाति विरोधी आंदोलन। इन्होंने पहला पॉइंट लिखा सत्य शोधक समाज की स्थापना, बेहतर होता इंट्रोडक्शन में लिखते संस्थागत प्रयास, उसमें संस्थागत प्रयास ऐसे लिखते, फिर डालते उदाहरण 1975 में सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना जिसे प्रेरणा मान के अन्य संस्थाओं यथा अखिल भारतीय दलित विरोधी लीग का निर्माण किया गया। शॉर्ट भी हो जाता, चीजें थोड़ी शॉर्ट में हो जाती, दूसरा टू द पॉइंट हो जाती, तीसरा एग्जाम में पता चल जाता कि इंस्टीट्यूशनल वर्क जो किया था इन्होंने इंस्टीट्यूशनल वर्क किया था, उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा है गुलामगिरी पुस्तक, तो आप लिख सकते हैं पुस्तकों के आधार पर आधार तैयार करना, जिसे दलित के ऊपर अत्याचार, उनके समाधान के उपाय सुझाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा आपने आने वाले सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कौन से सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत, जैसे अंबेडकर, क्या अंबेडकर के लेखों में ये चीज दिखती है, तो आपको ये बात बतानी है। फिर आपने बताया महिला शिक्षा, हालांकि प्रश्न जाति विरोधी था, बेहतर है कि महिला शिक्षा पर उतना बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने लिखा पत्नी सावित्रीबाई फुले के स्त्री की दशा हेतु सुधारा, आप ये लिखिए दलित महिलाओं के स्थिति को सुधारा, तो जाति विरोधी आंदोलन में कनेक्ट हो जाएगा कि जो दलित आंदोलन में जो महिलाएं अछूती रह गई थी उनको प्रविष्ट कराने का इन्होंने प्रयास किया, और कौन कौन से स्त्री संगठन बने, किनको किनको प्रेरणा मिली, जैसे स्त्री महामंडल, भारतीय स्त्री महामंडल हुआ, जैसे अखिल भारतीय महिला लीग हुआ, कौन कौन से आप कह सकते हो कि जो आंदोलन बने उसको इन्होंने प्रेरणा दी। अगला ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना, जिसे पेरियार ने आगे बढ़ा, आत्मसम्मान आंदोलन बहुत बढ़िया, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि पर विरोध, ये भी बहुत अच्छा है। फिर आपने कंक्लूजन लिखा कि इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति विरोधी, महिला उत्थान, अस्पृश्यता विरोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए, पेरियार, नायकर, अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। बहुत ही शानदार, टू द पॉइंट और क्रिस्प कंक्लूजन है, और बहुत ही बधाई के पात्र जिन्होंने भी आंसर लिखा, अच्छा लिखा है। थोड़ा सा और चीजें जो मैं सब हेडिंग बता रहा था, अगर वो उस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है।